गुड इवनिंग गुड गौरव जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्चना जी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। अच्छा, तो हम लोगों ने कल ये भी देखा था, हम लोगों ने कल केवल ये नहीं देखा कि जो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो दुनिया है वो कैसे एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ी। क्या परिस्थितियां थी कि हमको कैपिटलिस्ट अपनाना पड़ा, किन परिस्थितियों के आधार पर सोशलिज्म में आए, और किन परिस्थितियों के आधार पर हम इनसे मूव करके अब आज एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स इकोनॉमी को हम अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में बोलते हैं, सेक्टर्स का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब थोड़ा सा समझ लें, हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमी में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है, और एक होता है कंज्यूमर। अच्छा, प्रोडक्शन दो चीजों का हो सकता है, गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है या किसका प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सकता है ना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना नहीं होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में वैल्यू ऐड कर देना, किसी भी चीज में वैल्यू ऐड कर देना उसका प्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नदी बह रही है, मान लीजिए गंगा या यमुना बह रही है। गंगा या यमुना के किनारे यहाँ पर रेत पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर इस रेत की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है इस रेत की? नहीं। नहीं है। लेकिन एक आदमी ए आता है, वो एक ट्रक में ये जो रेत है वो भरता है और पहुंचा देता है वहां पर जहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कोई नई बस्ती बस रही है। अब वहां पर इस रेत की वैल्यू हुई, सर बिल्कुल भी। है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसी चीज जिसमें वैल्यू या तो नहीं थी या जिसमें वैल्यू कम थी, उसको किसी भी एक्टिविटी की वजह से, किसी भी क्रिया की वजह से उसको ऐसा कर दिया गया, उसका स्थान बदल दिया गया, उसका रूप बदल दिया गया, या कोई भी काम कर दिया गया जिससे कि उसमें कोई वैल्यू आ गई, उसमें उपयोगिता आ गई। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन केवल वो चीज नहीं है कि हम देखते हैं फैक्ट्री में कोई माल बन रहा है तो वही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है कहीं पर बेकार सा, एक आदमी आता है अपने साथ छेनी, हथौड़ी और दूसरे औजार लेके, और इस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर सी टेबल बना देता है। तो क्या हो गई, इस लकड़ी के टुकड़े में उपयोगिता आ गई कि नहीं आ गई? अगर हम लोगों ने कल भी ये देखा था कि प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक क्रिया है, और किसी भी इकोनॉमी में दो लोग हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। शुरुआत कहाँ से होगी, प्रोडक्शन से। जब प्रोडक्शन हो जाएगा, जब उत्पादन हो जाएगा, तभी कंज्यूमर उस उत्पादित वस्तु को क्या करेगा, उपभोग करेगा, उसका उसका कंजम्पशन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के आधार पर, या हम बोलें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर, यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर, इन एक्टिविटीज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। प्रोडक्शन हमारे पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब प्रोडक्शन भी अलग अलग चीजों का होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। कहीं पर लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, कहीं पर मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, कहीं पर इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो अलग प्रकार का है, कहीं पर इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल किसी और प्रकार का है। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में क्वालिफाई किया गया है। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप तो समझ गए ना आप, यस। सब लोग यस समझ सर। गए ना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको यस सर। इनकी विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन जो आप लोगों की नजरों के सामने आया होगा, वो तीन आपने क्लासिफिकेशन देखे होंगे। एक क्लासिफिकेशन देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा, एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। एक आपने देखा होगा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र या क्षेत्रक। और एक आपने देखा होगा टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये आपने सेक्टर्स देखे होंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कुछ विशेषताओं के आधार पर इन तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जो आप शुरुआत से, जब से आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू होगी, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ या टेंथ में जहां भी आपने पढ़ा होगा, इन तीन प्रकार के सेक्टर से आप वाकिफ रहे होंगे कि ये तीन प्रकार के हमारे सेक्टर्स होते, इसमें आपने जाना होगा। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वगैरह आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है, और टर्सरी सेक्टर में हमारे पास सर्विसेज वगैरह आती हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना? जी सर। ठीक है। जी सर। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अपने एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उनको कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है जहाँ तक हम लोग स्क्रीन में इस समय देख रहे हैं। इनके और भी क्लासिफिकेशन है, और वो भी आप जानते हैं, बस थोड़ा सा मुझे बताना का इशारा करना है बस केवल। तो जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जिनमें क्लासिफाई किया गया है, तीन आधारों पर क्लासिफाई किया गया है। एक्टिविटी के आधार पर, कि वहां पर किस प्रकार का काम किया जाता है उसके आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर। दूसरा है कार्य स्थिति, यानी कि वर्क कंडीशंस के आधार पर एक क्लासिफिकेशन है। और तीसरा क्लासिफिकेशन है स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर। इसको ऊपर कर दूं? तो यहाँ पर हमारे पास, इधर से शुरुआत करते हैं। स्वामित्व के आधार पर हमारे पास दो सेक्टर्स या क्षेत्रक हमारे पास आते हैं। एक आता है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि पब्लिक सेक्टर। एक आता है निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। तो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के हो गए, एक पब्लिक सेक्टर हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। कार्य स्थिति के आधार पर हमारे पास भी दो प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और दूसरा है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहां तक क्लियर? सर यस इसका सर। ठीक ये है। बता दीजिए। हिंदी में बोलेंगे तो ये हो गया संगठित क्षेत्र, ओके सर। और ये हो गया असंगठित क्षेत्र। अभी समझेंगे इन सब के मतलब क्या होते हैं, सारे पढ़ेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। वर्क कंडीशंस के आधार पर ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र या क्षेत्र के रूप में डिवाइड किया जाता है। और जो मेन क्लासिफिकेशन जो हम लोग को, जिस पे ज्यादा समय हम लोग को देना है, वो है एक्टिविटी के आधार पर, कि किस प्रकार की एक्टिविटी वहां पर की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एक, जिसको हम लोगों ने अभी देखा है। यहाँ पर पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। चौथा हमारे पास आता है क्वाटरनरी सेक्टर, और पांचवा इसी में आता है एक और, क्वीनरी सेक्टर। तो एक्टिविटी के आधार पर हमारे पास ये पांच प्रकार के सेक्टर्स हो गए: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। ठीक है। ये सबसे बेसिक सेक्टर होता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा एडवांसमेंट लेवल क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है तो हम प्राइमरी से मूव करते हैं, सेकेंडरी में और डेवलप होती है तो हम टर्शरी में मूव करते हैं, और ऐसे ही हमारे पास क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर का भी वहां पर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये पांच प्रकार के सेक्टर हैं, इनको एक एक करके हम लोग अब देखते हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल घटिया सी चीज है। आगे बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को अगर हम देखना चाहें सरल भाषा में, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में यह वह क्षेत्र इकोनॉमी का होता है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे बोले नेचुरल रिसोर्सेस का प्रयोग करके
उत्पादन किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में दिए गए हैं। प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में क्या दिया गया है? जमीन दी गई है, हवा दी गई है ना, पानी दिया गया है। इंसान ने जमीन बेचना शुरू किया गया, क्या प्रकृति ने हमसे जमीन के लिए पैसा लिया है कि धरती पर पैदा होने जा रहे हो, उसकी जमीन का पैसा तो दो हमको, जिस हवा में सांस लोगे उस हवा का पेमेंट तो करके जाओ तब पैदा हो जाके। तो क्या प्रकृति ने हमसे पैसा लिया है इसका? नो सर। है ना। पानी तो इंसान बोतलों में भर के बेच रहा है, जमीन इंसान बेच रहा है, लेकिन प्रकृति ने हमको ये फ्री में दिया है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर के द्वारा हमको फ्री में दिए जाते हैं, और जब इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो कहलाता है सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर। जैसे अब यहाँ पर यस। प्रकृति में दी गई चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमारे पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल। आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ सर रही आ है रही सर। है। आ रही है। नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसकी जो पहचान है हम लोगों ने देखी कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज होता है, प्रत्यक्ष इस्तेमाल किया जाता है, और प्रत्यक्ष इस्तेमाल करके यहाँ पर हम जो भी है प्रोडक्शन वो करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हो गए? एग्रीकल्चर हो गया यानी कि खेती हो गई, फिशिंग मत्स्यन या मत्स्य पालन भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, माइनिंग यानी कि खनन, प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक तेल का उत्खनन यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैस। ठीक है ना। अगर हम कोयला निकाल रहे हैं जमीन से, तो वो जो जमीन में कोयला पड़ा हुआ है वो प्रकृति के द्वारा हमें मुफ्त में दिया गया है ना। और उस कोयले को हमने जमीन से निकाल के बेचना शुरू कर दिया, तो वो हमारे पास किस प्रकार का है? नेचुरल रिसोर्स है, और डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके हम यहाँ पर उसकी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, उसको जमीन से बाहर निकाल कर, तो ये प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, नेचुरल गैस या नेचुरल ऑयल का जमीन से बाहर निकालना, उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह, ये सारा हमारे पास क्या है? ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में है। प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? तो सर ये जैसे एग्रीकल्चर सारे तो ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है तो अगर एग्रीकल्चर इसेंशियली का सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर वो खाली सर्वाइवल के लिए की जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल इतनी खेती करता है कि वो उसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है। मतलब जब जब तक फसल बेच नहीं सकते, पैसा नहीं हाँ ले सकते, तब तक बिल्कुल, तब तक वो उसको। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अपने खाने के लिए हम ओके। घर के पिछवाड़े में अगर सब्जियां उगा रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रकार की गार्डनिंग, एक प्रकार की छोटे लेवल पर खेती ही हुई, लेकिन क्योंकि वो हम अपने यूज के लिए कर जी रहे सर। हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जो जिनके लिए सर्वाइवल, खेती जीविका का साधन है उसको तो इंक्लूड करेंगे ना सर। खेती जीविका का साधन का मतलब इन द सेंस ये हो गया, खेती करने के बाद जो फसल है काट के मार्केट में बेचते हैं, तो मार्केट में जी हाँ, तो मंडी वो तक। बिल्कुल, तो वो जीविका का साधन है, और वो वाला पोर्शन हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होगा, और सभी चीजों में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लें, मान लीजिए एक आदमी के पास खेत है और उस आदमी ने अपने खेतों में 20 क्विंटल गेहूं उगाया। कितना उगाया? 20 क्विंटल 20 गेहूं 20 क्विंटल। उगाया। और इस 20 क्विंटल गेहूं में से उसने 5 क्विंटल गेहूं अपने घर में खुद के खाने के लिए रख लिया, और 15 क्विंटल गेहूं वो मार्केट में बेच आया जाके। तो जो 15 क्विंटल का गेहूं है इसको हम इंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, 5 क्विंटल वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। जी, क्योंकि उस 15 कुंटल के मौद्रिक जी। मूल्य को मापा जा सकता बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है और वो जीडीपी का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल वो जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा, और ये 5 क्विंटल जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, विशाल जी, ठीक। क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ। अच्छा, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई ना आप लोगों को? यस सर। ठीक।
ये जो सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और क्योंकि ये सेक्टर जो मुख्य रूप से इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वो एग्रीकल्चर निभाता है, खेती निभाता है, इसीलिए इसको कभी कभार एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, कृषि व संबद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर एम्प्लॉय। तो रेड कॉलर एम्प्लॉय, तो प्राइमरी यस सेक्टर में कौन कौन चीजें आती हैं, क्या क्या है, वो सारा क्लियर हो गया। डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारी चीजें आपकी इस सेक्टर में है। और प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आगे जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर अपने कच्चे माल के लिए किस पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। प्राइमरी पर। ठीक है, क्योंकि जो भी उत्पादक होंगे उनको जो भी कच्चा माल चाहिए वो सारा कच्चा माल आपका यही प्राइमरी सेक्टर ही उनको सप्लाई करता है। तो क्योंकि ये पहला है इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको रेड कॉलर एम्प्लॉयज बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जमीन से हीरे निकाल रहा है तो वो किस सेक्टर का एम्प्लॉय होगा, सर, मैं प्राइमरी सेक्टर का प्राइमरी एम्प्लॉय सेक्टर, हूँ। प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉय प्राइमरी होगा। रेड कॉलर ठीक है, एम्प्लॉय। रेड कॉलर रेड एम्प्लॉय होगा। कॉलर एम्प्लॉय होगा वो। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें अब। यस सर। यस सर। तो अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा। नहीं सर। ठीक, चलिए नो अब हम सर। लोग बात करते हैं आगे सेकेंडरी सेक्टर की। और सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो यहां पर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में वे व्यवसाय आते हैं जो, या वो आर्थिक गतिविधियां आती हैं जो अंतिम उत्पाद या फिनिश्ड गुड्स का उत्पादन करती हैं और जो अपने रॉ मटेरियल या कच्चे माल के लिए प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो व्यवसाय आएंगे जो अंतिम उत्पाद या फिनिश गुड्स का उत्पादन करते हैं और जो अपने रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होते हैं। ठीक है, क्लियर। फॉर यस। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, यानी कि विनिर्माण और निर्माण। सरल भाषा में या आमतौर पर बोलचाल की भाषा में है, इस सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से पुकारने लगते हैं। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो भी इंक्लूड होता है और ये दोनों मिलके हमारे सेकेंडरी सेक्टर को बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, अगर हम इसमें देखें थोड़ा सा और एलैबोरेट करें तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें आएंगी हमारे पास सभी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो विनिर्माण, प्रोसेसिंग बोले तो प्रसंस्करण, और बिल्डिंग बोले तो वही निर्माण, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्ड। तो विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, ये तीनों एक्टिविटीज हमारे पास यहाँ पर, तीनों प्रकार के जो ऑपरेशन है, तीनों प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति लोहे के दरवाजे बनाकर बेच रहा है तो वो किस सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है। एक बड़ी कंपनी कार बनाकर बेच रही है, वो किस सेक्टर में आएगी,
सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। एक सेकेंडरी। कंपनी कपड़े बनाकर बेच रही है, वो किस सेक्टर में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। एक कंपनी पानी के जहाज बनाती है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। ठीक है, ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, या बिल्डिंग में? सर मैन्युफैक्चर। ठीक। अगर एक MR भी है। कंपनी अगर एक सर ये कंपनी बिल्डिंग के आगे क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटीज। Yes. ठीक है, अगर एक कंपनी टमाटर खरीदती है और टमाटर से वो टोमेटो सॉस बनाकर बेच रही है, तो टोमेटो सॉस बनाकर बेचने वाली कंपनी किस कैटेगरी में आएगी? मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, या बिल्डिंग में? प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग Processing. प्रसंस्करण। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो प्राइमरी में आएगी कि सेकेंडरी में आएगी। तो टोमेटो सॉस बनाकर बेचने वाली कंपनी किस कैटेगरी में आएगी? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। Secondary. सेकेंडरी में। सेकेंडरी। सेकेंडरी में प्रोसेसिंग वाले ऑपरेशंस वो कर रही है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमी हो गई। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम लोग को ये देखना है कि जहां पर जो कच्चा माल लिया जा रहा है, जिसको मैन्युफैक्चर करना है या जिसको प्रोसेस करना है, वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, और उसमें हम कुछ काम करके उसको आगे बेचने लायक बना देते हैं, उपयोगिता के लायक बना देते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे पास कहाँ पर आ जाएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज हमारे पास, जैसे अभी बताया कि हम दूध से मिल्क पाउडर बनाकर बेच रहे हैं, तो हम प्रोसेसिंग वाले सेक्टर में आ गए। ठीक है, जैसे जानवर का चमड़ा उतारने के बाद उस चमड़े को हम क्या करते हैं, उसमें केमिकल वगैरह लगा के उसको ठीक करते हैं, जिससे कि वो सड़े ना और आगे दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सके, चमड़ा बन जाए, लेदर बन जाए, तो वो क्या हो जाता है? वो प्रोसेसिंग वाले केस में आ जाता है, लेदर प्रोसेसिंग एक्टिविटी, जिसमें टैनरीज वगैरह आती हैं। ठीक है, टैनरीज समझते हैं ना, जहाँ पर चमड़े को प्रोसेस किया जाता है, कच्चे चमड़े को, तो प्रोसेसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। क्लियर? और सर जब वो कहते बनकर तैयार हो गया, जैसे अगर लेदर की आपने बात की, तो अगर जूता बन गया और लेदर से बेल्ट जूता बनने बनाना, वो लेदर से जूता बनाना, लेदर से बेल्ट बनाना मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। लेदर से बेल्ट। हाँ। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो हम लोग, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने सर वाले रेड कॉलर सर एक एम्प्लॉय। निर्माण का भी एग्जाम्पल बता दीजिए। निर्माण का एग्जांपल मैंने बताया ना, इमारतें वगैरह बनाना। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। आगे चले। यस सर। ठीक, तो हम इसको इस Yes, तरीके sir. से भी बोल सकते हैं, एक सरल शब्दों में, कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ना। ये जो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अभी हम सेकेंडरी सेक्टर में ही कुछ देर हम लोग रुकते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम लोग अब बोल रहे हैं, उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी आगे उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट के आधार पर, उनकी ओनरशिप के आधार पर, और उनके साइज के आधार पर, और किस प्रकार का रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्लासिफिकेशन हम देखें अगर, तो सबसे पहले साइज के आधार पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 कैटेगरीज में मोटे तौर पर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास कहलाती है कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग। दूसरी है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो साइज के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग या कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एक एक करके इनको समझते हैं। बहुत छोटे लेवल पर घर से ही काम कर रहे हैं तो कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग या कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएगा वो। थोड़ा से बड़े लेवल पर काम करना शुरू किया तो स्मॉल स्केल, और ज्यादा बड़े लेवल पर काम किया तो वो क्या हो गई? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि वो कॉटेज में आएगा, स्मॉल स्केल में आएगा कि लार्ज स्केल में आएगा।
ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉटेज की। इसको हम हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कुटीर या गृह उद्योग। कुटीर या गृह उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग या कुटीर या गृह उद्योग की खास बात जो इकोनॉमिक सेंस में है वो ये है कि यहाँ पर जो उत्पादक है, जो बना रहा है, जो उत्पादक है, जो बना रहा है या जो प्रोसेस कर रहा है, जो उत्पादक है वह रोजमर्रा की आवश्यकता वाली चीजों का उत्पादन करता है। ये उत्पादन घर में ही किया जाता है, घर में ही किया जाता है। घर के सदस्यों के सहयोग से, पार्ट टाइम लेबर के सहयोग से। इसमें लोकल रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आसपास ही मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं बाहर से, कोई दूर से, क्योंकि ये रोजमर्रा की आवश्यकता वाली चीजें जो आसपास के इलाके में वो बेच सकते हैं उनका उत्पादन यहाँ पर ये करते हैं। ठीक, लोकल रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। मशीनों का इस्तेमाल या तो नहीं होगा या बहुत बेसिक मशीन इस्तेमाल की जाएंगी। मशीनों का या तो इस्तेमाल नहीं होता है या बहुत ही बेसिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर यह लिखा मिलता है कि यहाँ पर जो मशीनें होती हैं वो पावर ड्रिवेन मशीनें नहीं होती हैं, यानी कि पावर से का इस्तेमाल करने वाली मशीनें नहीं होती हैं। वो मशीनें होंगी जिनका हाथ से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो रही हैं क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर अब कुटीर उद्योगों में कई सारी जगहों पर क्यों बोले, काम को आसान और काम को तेज करने के लिए बहुत सारी जगहों पर अब पावर ड्रिवेन मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो वैसे क्या होता था कि मशीनों का इस्तेमाल या तो होता ही नहीं था या बेसिक मशीनों का इस्तेमाल होता था जो पावर से या बिजली से नहीं चलती थी। लेकिन अब बिजली से चलने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल कुटीर उद्योगों में शुरू हो गया है टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से। ठीक, यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज में बेसिकली कौन कौन सी चीजें होंगी? जनरली हमारे पास कौन कौन चीजें आ सकती हैं, सर जैसे पापड़, पापड़, पापड़ बुनाई, अचार। कढ़ाई बुनाई। ठीक है, पापड़ हो गया, अचार हो गया, चटाई लोग हाँ, साड़ी उद्योग। सर अचार तो उसमें चला गया ना। हाँ हाँ। साड़ी उद्योग सर। साड़ी हैंडलूम। उद्योग। साड़ी उद्योग जैसे हम बोल सकते हैं कांजीवरम साड़ी वगैरह जो घर में बनाते हैं लोग, अपना हैंडलूम बोल बनारसी। सकते हैं। कड़ाही हो सकता है। हैंडलूम बनारसी। साड़ी। हैंडलूम। सर जो सूट होते हैं घर में ऊन। ठीक है, हाँ। तो मुख्यतः बेसिकली पापड़, अचार, चटाई या कोई भी उद्योग जो वो घर में कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मसाले थोक बाजार से ले आते हैं और उन मसालों को घर में क्या करते हैं, छांट छांट के उनकी पैकिंग करके उनको बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कुटीर उद्योग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि अभी तो पता नहीं, लेकिन पहले क्या करते थे, कागज के लिफाफे बनाकर बेचते थे। ये भी क्या है, कुटीर उद्योग हो गया, है ना? तो कुटीर उद्योग को हम किसी एक चीज में सीमित नहीं रख सकते। कोई भी काम जो बहुत छोटे लेवल पर घर से ही किया जा रहा है, जिसमें घर के ही सदस्य या पार्ट टाइम लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत बेसिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो मशीनों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है, वो सारी चीजें किस कैटेगरी में आ जाती हैं, कुटीर उद्योग या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग या कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, सर वो जो कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी के कुल्हड़ दिए, ये भी आएगा ना? ये भी इसमें आ जाएगा। और क्योंकि ये जो लोग चीजें बनाते हैं, अब तो क्योंकि ई कॉमर्स का जमाना आ गया है तो कहानी थोड़ी सी बदल गई है। लेकिन जब ई कॉमर्स का इतना डेवलपमेंट नहीं था तो इनके द्वारा बनाई गई चीजें इनके लोकल इलाके में ही इनके द्वारा बेची जाती थी। बहुत ज्यादा दूर दूर तक बेचने नहीं जाते थे, लोकल मार्केट में ही, लोकल इलाके में ही इनकी चीजें बिकती थी। तो इस तरीके से ये वाला जो बिजनेस था इसमें बहुत ज्यादा पूंजी भी नहीं लगती थी और बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी
नहीं होता था, क्योंकि माल को ना तो दूर भेजना है और ना ही कच्चे माल को बहुत दूर से लाद के लेके आना है कि हम तमिलनाडु से माल मंगा रहे हैं, है ना। ठीक है। तो जनरली इसमें पूंजी भी कम लगती है और ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगता है, लेकिन ई कॉमर्स के डेवलपमेंट ने इनको बहुत एक बड़ा बाजार दे दिया है जहां पर ये अपने माल को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी। तो जैसे कुटीर है, हाँ तो इसमें आपने बताया जैसे नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कुल्हड़ हाँ बनाने या फिर ऐसे कुछ, हाँ। ये तो सर अपना, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल सीधा नेचर से ले रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में कैसे आएंगे, तो प्राइमरी सेक्टर के नहीं हो जाएंगे फिर ये? देखिए क्योंकि यहाँ पर, डायरेक्ट मिट्टी लिए कुल्हड़ बना दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, जी आप सर। बेसिक एक चीज समझने की कोशिश करिए। प्राइमरी एक्टिविटीज में या प्राइमरी सेक्टर में एक बेसिक चीज से ही समझिए, इसको दिमाग में क्लियर करने की कोशिश करिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो भी चीज है वो हमको कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। नेचर दे रही है। ठीक है, नेचर हमको दे रही है। ठीक। अब यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? नेचर के द्वारा नेचर के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम बात करें कि हमने कपास उगाया, तो कपास उगाने में हमारी जो भूमिका है वो वहीं तक सीमित हो जाती है जहां पर हमने उसमें बीज डाल दिया, और जो रिलेटेड उसके उसको पोषण पहुंचाने वाली चीजें, अगर हमारी जमीन में उर्वरता नहीं है तो हमने उसको पोषण पहुंचाने वाली चीजें डाल दी, वहां तक हमारी चीजें सीमित हो गई। अब उसमें से पौधा निकलना, फिर उस पौधे में फूल आना, और उस फूल आने के बाद उसमें कपास आना, ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं। ये सब काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। नेचर कर रही है। ये नेचर कर रही है। ये सब काम कौन कर रहा है? जी सर। नेचर कर रहा है। ठीक है। यानी कि जो उत्पादन, इसको ऐसे समझिए कि उत्पादन जो है उसमें मनुष्य एक सहायक के रूप में है, और उत्पादन मुख्यतः कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। ओके। जी विशाल जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत डाउट क्लियर आपका हुआ होगा यहाँ पर कुल्हड़ वाले पॉइंट। नहीं नहीं ठीक, मतलब सिर्फ सब बात सिर्फ रॉ मटेरियल्स नहीं है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की थी कि जो बिल्कुल सही उत्पादन की बात। प्रक्रिया है हाँ, उस पर। आप क्लियर है? यहाँ सर। जी जी सर, जी सर, थैंक यू। तो ये हमारे पास हो गया कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग आपको क्लियर हो गया। कुटीर उद्योग के बाद हमारे पास आता है हमारा स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटे लेवल पर कुटीर उद्योग है। स्मॉल स्केल में बेसिकली अंतर ये आ जाता है कि अभी जो हम घर में बैठकर काम कर रहे थे, अब हमारी जो वर्कशॉप होगी, जो काम करने की जगह होगी, वो क्या हो जाएगा? अदर देन हाउस हो जाएगा। घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह पर अब हम काम करना शुरू कर देंगे। तो उस आदमी ने पापड़ बनाने का जो काम शुरू किया था, अपने घर से शुरू किया था, तो उस समय कुटीर उद्योग था। अब उसका काम बढ़ गया, तो उसने एक दूसरी जगह पर काम जगह ले ली और वहां पर पापड़ बनाने की फैक्ट्री डाल दी। तो अब वो क्या हो गया? अब वो कुटीर उद्योग से निकलकर किस में आ गया? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अब जगह चेंज हो गई है, हम घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद हमारे पास अब जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल वही लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है। मशीनें हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? अब एडवांस हो जाएंगी, क्योंकि काम हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि पावर ड्रिवेन मशीनें हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये क्या होगी? ये एक बहुत बड़े स्तर पर आ जाएगी। यहां पर बहुत बड़ी और बहुत ही एडवांस मशीन्स का इस्तेमाल होगा, बड़ी कैपिटल लगेगी, बड़ी पूंजी लगेगी। तो जब हम बहुत बड़े लेवल पर काम करने लगते हैं तो वो हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल हमको इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी, अधिक पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? मास प्रोडक्शन होगा, यानी कि बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उत्पादन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। नाम ही है इसका लार्ज स्केल
मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर साइज के आधार पर जब बहुत छोटे लेवल पर घर पे ही काम कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग, थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ा, थोड़ा सा हम डेवलप हुए तो स्मॉल स्केल, और बहुत बड़े लेवल पर काम करने लगे तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। क्लियर? ठीक है। जी सर। यस। तो ये तो हो गया आकार के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या का डिवीजन, क्लासिफिकेशन। अब हम बोलते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉ मटेरियल या इनपुट के आधार पर क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। रॉ मटेरियल या इनपुट के आधार पर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब कृषि आधारित उद्योग। ये कौन से होते हैं? जो अपना कच्चा माल कहाँ से लेते हैं? कृषि क्षेत्र से लेते हैं। जैसे चीनी उद्योग, कच्चा माल क्या है इसका? गन्ना, है ना? चीनी उद्योग। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे फ्रूट जूसेस बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, है ना? तो फ्रूट जूसेस बनाने वाली कंपनियां, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, ठीक है, मसाला उद्योग हो गया, ठीक, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, चाहे वो जूट टेक्सटाइल हो, चाहे वो सिल्क टेक्सटाइल हो। तो कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, ये सभी कौन सी हो जाएंगी? एग्रो बेस्ड हो जाएंगी। अच्छा, टेक्सटाइल भी दो प्रकार की होती है ना, एक सिंथेटिक टेक्सटाइल होती है ना? तो जो सिंथेटिक टेक्सटाइल होगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर जो धागे बनते हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करके बनते हैं। ठीक है, वो सिंथेटिक धागे होते हैं। जो प्राकृतिक धागों वाली जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आएगी। कॉटन, जूट और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगी। क्लियर? ऐसे ही चॉकलेट, चॉकलेट इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी कौन सी इंडस्ट्रीज है हमारी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, समझ में आ गया? जिनका कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल में चीनी उद्योग हो गया, जूस उद्योग हो गया, चाय, कॉफी, मसाला, चॉकलेट, टेक्सटाइल। कौन सी टेक्सटाइल? कॉटन, जूट और सिल्क टेक्सटाइल, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। ठीक है। एग्रो बेस के बाद हमारे पास अगली आ जाती हैं वो इंडस्ट्रीज जिनका जो रॉ मटेरियल है वो जंगल से आता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? जंगल से आ रहा है। जैसे पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि कागज हम जानते हैं किससे बनता है? घास, पेड़ से। पेड़ों की छाल, है ना? इन सबको सड़ा गलाकर इनकी लुगदी बनाई जाती है और उससे फिर पेपर बनाया जाता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आ रहा है। ऐसे ही हम लोग अगर देखें तो जो फर्नीचर इंडस्ट्री है ये भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि जो लकड़ी है, जो टिम्बर है, वो कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा, जंगल के पेड़ों से मिलेगा। हाँ, अब प्लांटेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन मूलतः ये कैसी है? ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका पेपर और फर्नीचर, जिसमें प्लाईवुड वगैरह भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हमारे पास अगला जो कैटेगरी आता है वो मिनरल इंडस्ट्री का आता है। मिनरल इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर है जिनका जो रॉ मटेरियल है वो कोई मिनरल है। मिनरल बोले तो क्या है? खनिज पदार्थ। खनिज है। ठीक, इसमें कोई एग्जांपल बताएंगे मुझे? लौह इस्पात उद्योग, तो यहाँ पर बेसिकली लौह इस्पात उद्योग, और हम इसको बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं ना
फेरस और नॉन फेरस, यानी कि वो जिसमें लोहे का इस्तेमाल होता है तो लौह इस्पात वाला हो गया। और जैसे इसमें दूसरे में हमारे पास क्या आ गए, वो मिनरल्स धात्विक मेटेलिक मिनरल जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा और सीमेंट इंडस्ट्री। अन्य। हाँ बिल्कुल, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी, सीमेंट उद्योग हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक, ज्वेलरी इंडस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी तो क्या है, धातु का इस्तेमाल हो रहा है ना। धातु क्या है, एक मिनरल ही तो है, सोना चांदी। तो यहाँ पर मिनरल का मतलब सभी प्रकार के मिनरल्स होंगे, धात्विक मिनरल्स और गैर धात्विक मिनरल्स भी होंगे उसमें। जैसे सीमेंट में हमारे पास गैर धात्विक मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, तो मिनरल्स का मतलब धात्विक और गैर धात्विक मिनरल सब। तो वो आप अपने हिसाब से कुछ भी, जहां पर भी आप अपना दिमाग का घोड़े दौड़ा के पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंचिए। जहां जहां भी आपको दिखे कि यहाँ पर मिनरल का इस्तेमाल हो रहा है और उस मिनरल के इस्तेमाल से कोई चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री डेफिनेटली किस में आएगी, मिनरल इंडस्ट्री में आएगी। धात्विक में फेरस हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है, किसी भी प्रकार का मिनरल हो सकता है। अगली कैटेगरी में हमारे पास आते हैं केमिकल, रसायन उद्योग, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि रसायन उद्योग, जहां पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री भी कुछ मिनरल इंडस्ट्री। केसेस में मिनरल इंडस्ट्रीज के पार्ट के रूप में जानी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें नमक, है ना, अगर हम बात करें सल्फर, अगर हम बात करें पोटाश, ये सब केमिकल्स हैं। ठीक है, और इनको इनको बनाने में भी अक्सर नेचुरल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको बनाने में भी नेचुरल मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री ओवरलैप करती है आपकी मिनरल इंडस्ट्रीज से। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रसायनों की बात मुख्यतः हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। केमिकल बेस्ड। और इसलिए यहाँ पर नमक, सल्फर, पोटाश वगैरह बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होंगी वो इसमें आ जाएंगी। नेचुरल केमिकल्स जहां पर इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होंगी, सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्रीज, यानी कि जो सिंथेटिक जो धागे हमारे पास होते हैं उनको बनाने की इंडस्ट्रीज, और भी दूसरी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हम डाल सकते हैं जो केमिकल को अपने रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ फार्मा ड्रग जो इंडस्ट्री। हाँ, ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा बेस्ड इंडस्ट्री है वो केमिकल्स का फर्टिलाइजर। इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल सही, ये सारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हैं। फर्टिलाइजर हो गया, दवा हो गई, प्लास्टिक हो गई, सिंथेटिक फाइबर हो गए। ठीक है, ये सारी हमारे पास केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जिनके रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी कैटेगरीज हो गई अभी तक रॉ मटेरियल के आधार पर? सर चार। 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 एग्रो फॉरेस्ट मिनरल केमिकल। हाँ, एक और देख लेते हैं, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां का रॉ मटेरियल किससे मिलता है, एनिमल से मिल रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री, दूध में वूल इंडस्ट्री। दूध, दूध कहाँ से आ जाएगा, दूध तो आपका डेयरी में आएगा ना, प्राइमरी सेक्टर में है वो। ऊन, ऊन। है ना, तो जैसे हम ओके सर। स्वेटर बनाते हैं, ठीक है ना, स्वेटर बनाते हैं तो स्वेटर किस में आ गया, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में। अगर वो जो ऊन है वो सिंथेटिक नहीं है तो, सिंथेटिक ऊन भी तो आता है आजकल, तो सिंथेटिक ऊन नहीं, जानवर से मिलने वाला जो ऊन है तो वो यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आ गई। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एनिमल फैट का इस्तेमाल करके ग्लू बनाया जाता है। तो जो एनिमल फैट का इस्तेमाल करके ग्लू वगैरह बनाते हैं वो इंडस्ट्री भी किस में आ गई, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आ गई। देखिए ग्लू कई प्रकार का होता है, एक ग्लू केमिकल्स से बनता है, एक ग्लू होता है मरे हुए जानवरों की चर्बी निकाल ली जाती है और उस चर्बी का इस्तेमाल करके ग्लू बनाया जाता है। ठीक, उस चर्बी का इस्तेमाल करके आजकल घी भी बनता है और देसी घी के नाम पर उसको बेचा जाता है। ग्लू मतलब हो गया एक प्रकार का गोंद।
तो ये किस हम्म। कैटेगरी में आ गया? एनिमल बेस्ड, जहाँ का रॉ मटेरियल एनिमल से मिल रहा है वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमारे पास आ जाता है। यस यस सर। जी सर। यहाँ पर किसी के मन में ये शंका तो नहीं आ रही है कि यहाँ पर वूल है, लेदर है, ये तो प्राइमरी सेक्टर में आना चाहिए। तो वूल का थोड़ा सा डाउट हो रहा था, हाँ क्योंकि जैसे पश्मीना वगैरह होती है, जैसे तो वो सिर्फ वो हाँ बकरी की उससे जो निकालते हैं, या फिर जैसे भेड़ों से निकालते हैं, तो सर मार के तो नहीं निकालते, वो तो हर साल सर निकालते हैं जब उनको हाँ, फिर जिंदे से मैं वही निकालते हैं, बात यस कर सर। रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जानवर के से काट कर या बिना मारे ही ऊन निकालेंगे, तो वो जो ऊन निकालना है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस निकाले गए ऊन का इस्तेमाल कर कर जब ऊनी कपड़े बनाए जा रहे हैं, ऊन बनाया जा रहा है, उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम जानवरों से चमड़ा निकालने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानवरों से जो चमड़ा निकाला गया है उस चमड़े की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? यस तो सर। लेदर वाला तो क्लियर है। हाँ। वूल वाले में भी देखिए मैंने क्या लिखा है, वूल के साथ एरो बना के लिखा है स्वेटर बनाया जा रहा है। उस ऊन की जो प्रोसेसिंग हो रही है, उस प्रोसेसिंग से जो आगे प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करने दीजिए। क्लियर? बिल्कुल। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हम ये चीजें जो यस क्लासिफिकेशन सर। पढ़ रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री के कंटेक्स में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के कंटेक्स में पढ़ रहे हैं ना। यस सर। तो दिमाग में ये रखिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, ना कि ऊन निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर तो जो रेशम जी सर। उद्योग वगैरह हुआ जैसे। रेशम उद्योग, अगर रेशम उद्योग हम रेशम के कीड़ों से रेशम निकालते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर का हो गया। ठीक है। लेकिन उस रेशम से जब हम धागा बनाएंगे तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, वो तो प्रोसेसिंग में आ गया ना। रेशम का मतलब है कि रेशम के धागे, रेशम के कीड़े से रेशम निकालना, रेशम के कीड़े से रेशम निकालना प्राइमरी सेक्टर में है। और उस रेशम का इस्तेमाल करके कोई कपड़ा बना देना, वो किस में हो गया? वो तो टेक्सटाइल में आ गया। तो वो हमारे पास किस में हो गया? वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। ठीक है। तो इतना हम लोग रख लेते हैं, इसको कल हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट विशाल जी। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट।